हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक मंगल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग चालू करेंगे क्लास 10th चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर आज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और एसिड्स का जनरल इंट्रोडक्शन। इससे पहले मैं इस चैप्टर के आपको 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूं और दोनों लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया कलर इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम किसके ऊपर पढ़ेंगे। तो लास्ट जो कैटेगरी हमने देखी है इंडिकेटर्स की, जो कि कौन सी बची हुई है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो एक तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में और एक उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चालू करते हैं। देखना यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स का मतलब तो समझ चुके होंगे आप, अब तक 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं अपन। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस आपको दे दिया जाए और आपको यह बताना है कि यह जो केमिकल सब्सटेंस आपको दिया गया है ये एसिडिक नेचर का है या ये बेसिक नेचर का है। ये आप किसकी हेल्प से बता सकते हो? इंडिकेटर की हेल्प से बता सकते हो। हम लोग पढ़ चुके हैं कलर इंडिकेटर। कलर इंडिकेटर का मतलब क्या था? तो ऐसे इंडिकेटर जो कि एसिड या बेस के साथ अपने कलर को क्या करते हैं? चेंज करते हैं और अपने कलर को चेंज करके वो हमें ये बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, अब आज हम लोग क्या चालू करने वाले हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो बच्चों देखना यहाँ पे, देखो इधर, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वर्ड का मतलब पता होना चाहिए ऑल्फैक्शन, जिससे कि ऑल्फैक्टरी वर्ड आया। ठीक है, ये जो ऑल्फैक्टरी जो वर्ड आया ये कहां से आया? तो ये एक शब्द से आया जिसका नाम क्या है? ऑल्फैक्शन। और ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है? स्मेल। ठीक है, ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है? स्मेल। अब देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या होती है, तो सुनना अच्छे से, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे इंडिकेटर जो कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक नेचर को कैसे इंडिकेट करते हैं? बाय चेंज इन देयर ऑन स्मेल। मतलब ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि खुद की स्मेल को चेंज कर लेते हैं। किसके साथ? या तो एसिड के साथ या तो फिर बेस के साथ। और इनकी जो स्मेल होती है ना, इनकी स्मेल के बेसिस पे हमें बताना होता है कि ये गिवन सब्सटेंस क्या है, एसिड है या फिर बेस है। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सुनना अच्छे से। मैंने आप लोगों को जब कलर इंडिकेटर पढ़ाया था तो कलर इंडिकेटर में मैंने आपको ये बताया था कि जो कलर इंडिकेटर होता है वो एसिड के साथ या बेस के साथ अपने कलर को क्या करता है? चेंज करता है। ठीक है, तो हमें वहां पे कलर ध्यान होने चाहिए पहले से ही। मतलब पहले से हमें कलर को ध्यान रखना होता है कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिड के, मतलब ये जो इंडिकेटर है ये एसिड के साथ क्या कलर चेंज करेगा और बेस के साथ क्या कलर चेंज करेगा। ठीक है, उन कलर के बेसिस पे हमें एसिडिक एंड बेसिक नेचर को क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट था कलर इंडिकेटर का। कलर इंडिकेटर क्या करते हैं? एसिड के साथ या बेस के साथ अपने कलर को चेंज करते हैं और उन कलर के बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना होता है एसिडिक या बेसिक नेचर। अब बच्चों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं? तो डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखना। ऐसे इंडिकेटर जो कि एसिड के साथ या बेस के साथ अपनी स्मेल को चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसे इंडिकेटर जो कि एसिड के साथ या बेस के साथ अपनी स्मेल को चेंज करेंगे, ऐसे इंडिकेटर को अपन क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो डेफिनेशन क्या जाएगी इसकी, देखना अच्छे से। इंडिकेटर्स which indicate acidic or basic nature, which indicate acidic or basic nature of any chemical substance by change in their smell, are called as olfactory indicators.
आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, आगे डेफिनेशन समझ में। बच्चों ऐसे इंडिकेटर जो कि एसिडिक या बेसिक नेचर को इंडिकेट करते हैं, कैसे? तो बाय चेंज इन देयर स्मेल, अपने स्मेल में चेंज करके। मतलब ये ऐसे इंडिकेटर होंगे जो कि एसिड के साथ या बेस के साथ अपनी स्मेल को चेंज करेंगे, और वो जो स्मेल होगी ना, उस स्मेल के चेंज होने के बेसिस पे तुम्हें बताना है कि ये जो सब्सटेंस होगा वो एसिड होगा या फिर वो बेस होगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की डेफिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल आप सुनना, आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पे इसके ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे अपन इसके दो एग्जाम्पल याद करेंगे। ठीक है, तो एक तो आप याद रखोगे ऑल्फैक्टरी, एक तो आप यहां पे याद रखोगे ऑनियन, और एक है वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ऑनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट, है ना। ऑनियन तो अपन जानते हैं ये खाने के लिए यूज में लेते हैं, वनीला फ्लेवर की तरह यूज में लिया जाता है आइसक्रीम्स वगैरह और के अंदर वनीला एसेंस आता है जो। ठीक है, इसकी काफी अच्छी स्मेल होती है जो कि आइसक्रीम में स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है ना, और भी अपन अलग अलग टाइप के जो बेकरी के जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें वनीला को मिलाया जाता है काफी अच्छी सी स्मेल देने के लिए, काफी अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। तो ऑनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट, ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के। अब बच्चों ऑनियन की स्मेल तो आपको पता है ही सही। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सुनना। आपने क्या किया, एक कपड़ा लिया, ठीक है ना, आपने कपड़ा लिया और उस कपड़े के ऊपर काफी अच्छे से प्याज जो होता है ऑनियन, उसको क्या कर दो, रब कर दो, काफी अच्छे से रगड़ दो उसके ऊपर, ताकि उस कपड़े के अंदर काफी ज्यादा ऑनियन की स्मेल आने लग जाए। ठीक है, हमने एक कपड़ा लिया और उस कपड़े के ऊपर काफी अच्छे से ऑनियन को क्या कर दो, आप रब कर दो, अच्छे से रगड़ दो, ताकि उस पूरे कपड़े के ऊपर अच्छे से ऑनियन की क्या आ जाए, स्मेल आ जाए। अब हमें क्या करना है, सुनना अच्छे से। हमें यहाँ पे दो कंटेनर लेने हैं, एक कंटेनर में तो हमें भरना है एसिड और एक कंटेनर में हमें भरना है बेस। बच्चों लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको एसिड एंड बेस के काफी सारे एग्जाम्पल बता चुका हूं। तो जैसे कि मान लो एक कंटेनर में तो हमने ले लिया एसिड, लेमन जूस, और एक कंटेनर में हमने ले लिया बेस, ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन। दोनों के अंदर हम किसको डाल देंगे, तो दोनों के अंदर हम उस कपड़े को डाल देंगे। ऐसे दो कपड़े लिए अपन ने, है ना, अपन दो कपड़े ले लेते हैं और दोनों के ऊपर काफी ज्यादा प्याज को रगड़ देते हैं, ताकि दोनों में प्याज की अच्छी खासी स्मेल आने लग जाए। और दोनों कपड़ों को अलग अलग करके एक को तो एसिड में डाल देंगे और एक के अंदर, एक को किस में डाल देंगे, बेस के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब एक कपड़े को तो तुमने एसिड में डाला और एक कपड़े को तुमने बेस में डाला। दोनों कपड़ों में से ऑनियन की काफी खतरनाक स्मेल आ रही है। एक को तो तुमने एसिड में डाल दिया और एक को तुमने बेस में डाल दिया। अब एक बात ध्यान रखना कि एसिड जो होगा, एसिड के साथ वो स्मेल कभी भी गायब नहीं होगी, जबकि बेस के साथ वो स्मेल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। मतलब अनियन जो होता है, अनियन एसिड के साथ कभी भी अपनी स्मेल को लॉस नहीं करता, है ना, जबकि बेस के साथ वो अपनी स्मेल को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। मतलब अनियन की जो स्मेल है वो एसिड के साथ कभी भी नहीं जाती, बेस के साथ वो स्मेल चली जाती है। आगे बात समझ में। सेम कंडीशन वनीला के साथ है। वनीला जो होता है, वनीला की जो स्मेल होती है, ये भी एसिड के साथ नहीं जाती और बेस के साथ चली जाती है। ठीक है, तो आपके डायरेक्ट याद रखना, सुनना अच्छे से, आप ऐसे याद रखना, अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट, ये इसके एग्जाम्पल है। अगर हम एसिड के अंदर इन्हें मिलाएं, अगर हम एसिड के अंदर इन्हें मिलाएं तो ध्यान रखना, देयर स्मेल रिमेन्स, मतलब इनकी जो स्मेल है वो रहेगी, गायब नहीं होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इनकी जो स्मेल होती है वो एसिड्स के साथ रहेगी, कभी भी गायब नहीं होगी। आगे बात समझ में। जबकि अगर मैं बेस की बात करूं तो विद बेसिस दे लॉस्ट देयर स्मेल। ठीक है, दे लॉस्ट देयर स्मेल। आगे बात समझ में। तो बच्चों ये हो गया अपना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कंप्लीट। ठीक है ना, काफी सिंपल सा था, आप लोग ये याद रखना सिंपल भाषा में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, तो ये भी एसिडिक या बेसिक नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं।
लेकिन ये कैसे इंडिकेट करते हैं, तो ये अपने स्मेल में चेंज करके इंडिकेट करते हैं। मतलब इनकी स्मेल में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। ठीक है, स्मेल में चेंज आने का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट का एग्जांपल आप याद रखोगे। इनकी जो स्मेल होती है वो एसिड के साथ कभी भी नहीं जाती, लेकिन बेस के साथ इनकी स्मेल चली जाती है। तो अगर आपको दो अलग अलग नेचर के सब्सटेंस दे दिया जाए, एक तो एसिड और एक बेस, और आपको पता लगाने के लिए कहा जाए कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो आप क्या करोगे, एक कपड़ा लोगे जिसके ऊपर आप अनियन को रगड़ दोगे, है ना। उस कपड़े को आप एसिड में डालोगे तो उसकी स्मेल नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप उसे बेस में डालोगे तो उसकी स्मेल चली जाएगी। ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे बता सकते हो कि ये एसिडिक है और ये बेसिक है। हो गया अच्छे से। ठीक है, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स कंप्लीट। अब ये जो चैप्टर है, अब इस चैप्टर के अंदर अपन मेन पार्ट पे एंटर कर रहे हैं। ठीक है ना, वो कौन सा पार्ट है, एसिड्स। यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर का नाम बताया था, चैप्टर का नाम क्या था, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो यहाँ पे अब हम सबसे मेन पहला टॉपिक चालू कर रहे हैं एसिड्स के बारे में। ठीक है, इंडिकेटर्स कंप्लीट हो चुका है, तो इंडिकेटर्स आगे होगा आप लोगों को समझ में। कुछ वापस एक्सप्लेन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो वापस एक्सप्लेन कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चालू करते हैं अपना टॉपिक एसिड्स। अब यहाँ पे अपन पहले पूरा का पूरा एसिड से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो देखना अच्छे से। टॉपिक है अपना एसिड्स। ठीक है, अब देखो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम एसिड्स के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखो इधर एक तो आप ये ध्यान रखना, पहले एक सिंपल पॉइंट जो कि आपको नॉलेज के हिसाब से याद रखना है, आपकी टेस्ट। बच्चों, जो एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, तो आप अच्छे से याद रखना कि जितने भी एसिड्स होते हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं ज्यादातर। ठीक है, एसिड्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सॉर। तो ध्यान रखना, सॉर टेस्ट, सॉर टेस्ट। आगे बात समझ में। अब अपना मेन टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, यह है अपना आज का मेन टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे अपन। ठीक है, आप लोगों ने शायद अपनी पुरानी क्लासेस के अंदर कभी नाम सुने होंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल एसिड्स। ये तो चलो कम ही सुनने को मिलता है, ये नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अगर आप लोगों को कभी अपने स्कूल के लेबोरेटरी में लेकर गए होंगे तो ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, डाइल्यूट एसिड्स, कंसंट्रेट एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। तो ये सब क्लासिफिकेशन है एसिड्स के। तो यहाँ पे अपन क्लासिफिकेशन करेंगे एसिड्स का। तो यहाँ पे अपन तीन तरह के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला तो क्लासिफिकेशन इनटू मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। क्लासिफिकेशन इनटू मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, मतलब अपन एसिड्स को यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे किसके अंदर, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड के अंदर। दूसरा अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। क्लासिफिकेशन इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, उसमें क्लासिफाई करेंगे। और तीसरा अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन इनटू कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट एसिड्स। क्लासिफिकेशन इनटू कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट एसिड्स। तो यहां पे अपन एसिड्स के तीन तरह के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहले तो अपन एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे किसके अंदर, मिनरल एसिड्स के अंदर एंड ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर। देन दूसरा अपन एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर एंड वीक एसिड्स के अंदर। और तीसरा अपन क्लासिफाई करेंगे एसिड्स को इनटू कंसंट्रेट एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो इनके मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम यहाँ पे पहला क्लासिफिकेशन चालू करते हैं। हाँ, तो चालू करते हैं अब अपन यहाँ पे एक एक करके क्लासिफिकेशन। ठीक है ना बच्चों, देखना यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट आता है
देखना अच्छे से। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स इनटू मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, इनटू मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स इनटू मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो देखना यहां पे अच्छे से, देखो यहां पे अपन ने एसिड्स को कितने टाइप में डिवाइड किया? 2 टाइप में। ठीक है, यहां पे एक तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, और दूसरा आपको याद रखना है कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। मतलब एसिड्स को अपन यहां पे बांटेंगे किसके अंदर? ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर एंड मिनरल एसिड्स के अंदर। इनका मतलब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल है। ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब क्या होता है? तो आप एक बात ध्यान रखना, आपको कहीं पे भी अगर ये शब्द दिख जाए ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक जो शब्द होता है ये किससे रिलेटेड होता है? 2 बातों से। ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स जो अगर आपको शब्द दिख जाए कहीं पे भी, तो ऑर्गेनिक एसिड सबसे पहले तो आप ध्यान रखना ऐसे एसिड्स जिनमें कार्बन मौजूद होता है। मतलब ऐसे एसिड्स जो कि कार्बन के कंपाउंड्स हैं, या तो फिर ऐसे एसिड्स जिनका फॉर्मेशन कौन सा एलिमेंट करता है? कार्बन करता है। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, ऑर्गेनिक शब्द ऑर्गेनिज्म से बना है। मतलब ये सभी के सभी वो एसिड्स हैं जो कि आपको किससे मिलेंगे? ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। आ गई दोनों बातें समझ में? एक बार और सुन लो, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखोगे, कार्बन कंटेनिंग एसिड्स, मतलब ऐसे एसिड्स जो कि कार्बन के बने हुए हैं। ये जरूरी है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? तो ऐसे एसिड्स जो कि कार्बन के एसिड्स हैं, मतलब ये कार्बन के बने हुए एसिड्स हैं। मतलब इन एसिड्स के अगर आप फॉर्मूले लिखोगे तो आपको उन फॉर्मूलों में कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? कार्बन कंटेनिंग एसिड्स, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखोगे? ये जो एसिड्स है, ये एसिड्स आपको किससे मिलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से मिलेंगे। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ये एसिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो देखो इधर ऑर्गेनिक एसिड्स, पहली बात तो क्या याद रखोगे? एसिड्स कंटेनिंग कार्बन। ठीक है, कार्बन, एसिड्स कंटेनिंग कार्बन, मतलब ये ऐसे एसिड्स है जिनके अंदर कार्बन मौजूद है। ठीक है, आप यूं बोल सकते हो कि ये कार्बन के एसिड्स हैं, मतलब इनके अंदर कार्बन मौजूद रहेगा ही रहेगा। उसके बाद दूसरी बात क्या याद रखोगे? सच टाइप ऑफ एसिड्स obtained from living organisms, ठीक है, आ गई ये दोनों की दोनों बात समझ में? ये ध्यान रखना। तो ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एसिड्स जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है, पहली बात। मतलब इनके फॉर्मूले जब आप देखोगे तो इनके फॉर्मूले में आपको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात क्या याद रखोगे? ऐसे एसिड्स आपको किससे मिलेंगे? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। अब देखो यहां पे बात आती है एग्जाम्पल्स की। तो बच्चों एग्जाम्पल देखना अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल देखना। सबसे पहला एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग यहां पे याद रख सकते हो लेमन का, लेमन या फिर ऑरेंज। ठीक है, लेमन या फिर ऑरेंज, लेमन या फिर ऑरेंज, इसके अंदर कौन सा एसिड मौजूद होता है? सिट्रिक एसिड। एसिड का एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड आपको किससे मिलेगा? लेमन या फिर ऑरेंज से। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सिट्रस सब्सटेंस, या फिर अपन लिख सकते हैं सिट्रस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। ठीक है, मतलब जो खट्टी चीजें होती है ना, खट्टी चीजों के अंदर ये एसिड्स मौजूद होते हैं। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। सिट्रस शब्द का मतलब ही खट्टा होता है। ठीक है ना, तो ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना कि सिट्रिक एसिड आपको किससे मिलेगा? सिट्रस सब्सटेंस से मिलेगा, सिट्रस फ्रूट से मिलेगा।
सिट्रस क्या होता है, जो कि काफी खट्टे होते हैं, ठीक है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, लाइक आंवला, ठीक है, ये सारे के सारे सिट्रिक एसिड को कंटेन करते हैं। अगला एग्जाम्पल आप क्या याद रखोगे, तो एक एग्जाम्पल आप लोग याद रखना कर्ड का, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। बच्चों कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। फॉर्मूला बता रहा हूं, अच्छे से याद रखना, CH3 CHOH एंड COOH, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखना, CH3 CHOH एंड COOH। इसके अलावा आप याद रखोगे विनेगर, खाने के अंदर यूज में लिया जाता है विनेगर, जो अपन मार्केट से जो खाने की चीजें लेके आते हैं ना, लाइक बर्गर, चाट बनाते हैं, अपन चाट खाते हैं, तो सभी के अंदर विनेगर मिलाया जाता है खटास के लिए, ठीक है। तो विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है उसका, तो CH3 COOH, ठीक है, CH3 COOH, है ना। तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं, देखना अच्छे से। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में आप एक और कौन सा याद रख सकते हो, जैसे कि, तो आप यहाँ पे टमाटर का याद रखो, टमाटर का भी इंपॉर्टेंट है, टमाटर का भी पूछ लेते हैं। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड है, तो याद रखना ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला, तो याद रखना COOH बॉन्ड COOH, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो ये है ऑर्गेनिक एसिड्स जो आपको याद रखने हैं। आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मिनरल एसिड्स पढ़ते हैं अपन। हाँ तो बच्चों ऑर्गेनिक एसिड्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिनरल एसिड्स। तो देखो आप अच्छे से, मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आगे आप लोगों को समझ में, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर आप लोग दो मेन पॉइंट याद रखना कि सबसे पहले तो ये जो एसिड्स होते हैं, ये ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि किसके बने हुए होते हैं, कार्बन के। मतलब ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स है, इन ऑर्गेनिक एसिड्स का जो मेन एलिमेंट है वो कौन है, कार्बन, है ना। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे सभी में कार्बन मौजूद होगा ही होगा। और ये वाले जो एसिड्स हैं, ये एसिड्स आपको किससे मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो कि ये जो एसिड्स है ये आपको किससे मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं, तो वो एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखना, है ना। जैसे अपन एग्जाम्पल ले तो कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, अच्छे से याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे CH3 COOH, ठीक है। अब कार्बन के एसिड है दोनों के, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है उसमें आपको कार्बन दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना ऑर्गेनिक एसिड्स कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, मिनरल एसिड्स। क्या होते हैं मिनरल एसिड्स, तो इसमें भी 2 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट, दे आर मैन मेड, मतलब ये ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि मेन के द्वारा आर्टिफिशियली तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एसिड ऐसे हैं जो कि मेन मेड है, मतलब मेन के द्वारा आर्टिफिशियली तैयार किए जा सकते हैं काफी ज्यादा आसानी से। और यूजुअली हम इन एसिड्स को आर्टिफिशियली ही बनाते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं हम इन एसिड्स को, मेन मेड को। अब ऐसा नहीं है कि ये नेचुरली नहीं मिलते, ये नेचुरली भी मिलते हैं, लेकिन इन एसिड्स को ज्यादातर हम अपने यूज के लिए कैसे तैयार करते हैं, आर्टिफिशियली। इनको काफी ज्यादा लार्ज स्केल पे यूज में लिया जाता है। तो आप अच्छे से याद रखना कि आर्टिफिशियली हम लोग खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए पहला पॉइंट मिनरल एसिड्स के बारे में कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, मेन मेड होते हैं, मतलब इनको हम खुद तैयार कर सकते हैं। अब कैसे तैयार कर सकते हैं, तो मिनरल से, है ना। यहाँ पे आपको नाम में दिखाई देगा मिनरल एसिड्स। तो ये जो एसिड्स होते हैं, इन एसिड्स को हम किससे तैयार किए कर सकते हैं, मिनरल से। मिनरल्स आपको कहां पे मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। आपको पता होगा, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जमीन से निकलने वाली हर एक चीज किसका एग्जाम्पल होती है, मिनरल का एग्जाम्पल होती है ना। ये जो पत्थर वगैरह हमें सब मिलते हैं, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है बच्चों, मिनरल्स के एग्जाम्पल है।
तो आप अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो एसिड्स होते हैं, इन एसिड्स को आर्टिफिशियली किससे तैयार किया जा सकता है? मिनरल से तैयार किया जा सकता है। तो इसकी वजह से हम इन्हें कौन से एसिड्स बोलेंगे? मिनरल एसिड्स। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि ये सारे के सारे एसिड्स क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। ठीक है, नेचुरली भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ह्यूमन के द्वारा आर्टिफिशियली काफी ज्यादा सिंथेसाइज किए जाते हैं ये एसिड्स। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि ये आपको मिलेंगे कैसे, या फिर आप इनको बना कैसे सकते हो। तो ध्यान रखना, आर्टिफिशियली इनको कैसे तैयार किया जाता है? तो मिनरल्स की हेल्प से इन्हें तैयार किया जा सकता है। ठीक है, मिनरल्स कहां से मिलते हैं? तो मिनरल्स मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे? दे कैन बी सिंथेसाइज्ड, दे कैन बी सिंथेसाइज्ड, दे कैन बी सिंथेसाइज्ड artificially from minerals। ठीक है, इनको हम मिनरल से आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखना। ठीक है, तो आप इसमें एग्जाम्पल याद रखोगे, और जो एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे बता रहा हूं वो एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखना। ये अभी अपने अगले क्लासिफिकेशन में भी काम आएंगे, और आपको डायरेक्ट इन एसिड्स के नाम और फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, सबसे पहला एग्जाम्पल आता है सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला H2SO4। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरा आता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एग्जाम्पल फॉर्मूला HNO3। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला HCl। ठीक है, अभी और भी मैं नीचे आगे काफी सारे बताऊंगा आपको, तो ये आपको आ गए होंगे समझ में। ठीक है ना, तो ये वाली बात आप ध्यान रखना कि ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल है। और एक बात ध्यान रखना आपको कि मिनरल एसिड्स जो होते हैं, मिनरल एसिड्स के अंदर कार्बन मौजूद हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ले लो आप स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे अपन एसिड्स का पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ठीक है, अब दूसरा क्लासिफिकेशन अपन यहाँ पे चालू कर रहे हैं, सुनना अच्छे से। सेकंड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे बात समझ में। पहला क्लासिफिकेशन तो हमने क्या किया? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स इनटू मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, वो आप लोगों को आ गए होगा समझ में। ठीक है ना, अब दूसरा क्लासिफिकेशन अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो सुनना अच्छे से, देखो इधर, यहां पे अपन एसिड्स का क्लासिफिकेशन किसके अंदर करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। अब देखो डेफिनेशन क्या देते हैं अपन यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहा जाता है, वीक एसिड किसको कहा जाता है? तो देखो इसका अपन पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझना, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं आपको, फिर उसके बाद अपन इसके डेफिनेशन बनाते हैं। तो देखो इधर, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आप लोगों को? H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आप लोगों को? H2SO4। अब देखो इधर, अगर बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड को मैं किस में डाल दूं? पानी में डाल दूं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मैं किस में डाल दूं? पानी में डाल दूं, तो ध्यान रखना सल्फ्यूरिक एसिड का 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, उन सभी के सभी मॉलिक्यूल्स का 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। किसके अंदर? आयंस के अंदर। इसका मतलब यह है कि आपने जितने भी सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए, वो सारे के सारे सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। किसके अंदर? आयंस के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करता हूं, तो यहाँ पे देखो इधर, एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर आपको क्या बनाएगा? तो
H के नीचे 2 है, मतलब 2 तो H प्लस आयंस, ठीक है, और एक क्या बनाएगा SO4 2 माइनस आयन, मतलब 2 तो ये बनाएगा हाइड्रोजन आयन और एक बनाएगा ये सल्फेट आयन, ठीक है। यहाँ पे सबसे मेन खास बात क्या बताई मैंने आपको कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप पानी में डालोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा 100% डिसोसिएशन होगा, मतलब जितने भी सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे कंप्लीटली क्या हो जाएंगे आयंस के अंदर टूट जाएंगे। आपने यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल्स लिए सल्फ्यूरिक एसिड के, तो एक के 1000 मॉलिक्यूल कंप्लीटली टूट जाएंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे आयंस का, है ना, हाइड्रोजन आयन का और सल्फेट आयन का। तो मेन बात यह है कि 100% डिसोसिएशन होता है, मतलब आप जितने भी मॉलिक्यूल्स लोगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स 100% किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे, आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे। एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं बचेगा जिसका डिसोसिएशन होके आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। आगे बात समझ में, सारे के सारे मॉलिक्यूल टूटेंगे आयंस के अंदर और वो भी कंप्लीटली टूटेंगे, पार्शियल ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। तो डेफिनेशन क्या देते हैं अपन स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, सुनना अच्छे से, एसिड्स which undergoes 100% dissociation to give large number of ions. Acids which give 100% dissociation in water to give large number of ions, ठीक है, उनको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो डेफिनेशन आ गई समझ में, एक बार और सुन लो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसको बोलेंगे अपन, तो ऐसे एसिड्स जिनको जब आप पानी में डालोगे तो पानी में डालने के बाद क्या होगा, इनका 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। 100% डिसोसिएशन होने का मतलब यह है कि आपने जितने भी एसिड के मॉलिक्यूल्स को पानी में डाला वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स 100% टूट जाएंगे और 100% टूट के किसका फॉर्मेशन करेंगे, आयंस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे इसके एग्जाम्पल, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल काफी अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के, इसको छोड़ के अगर आपके सामने कोई भी दूसरा एसिड आ जाए तो आप वीक में बता देना। आगे बात समझ में, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पता होना चाहिए। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड तो चुनिंदा है, कुछ ही एसिड आपको ध्यान रखने हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है, और इसको छोड़ के बाकी जो भी एसिड आपके सामने आएगा वो आप क्या बता दोगे, वीक बता दोगे। तो मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, अच्छे से ये एग्जाम्पल्स याद रखना, ठीक है। पहला एग्जाम्पल तो आप कौन सा याद रखोगे, सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप कौन सा याद रखोगे, नाइट्रिक एसिड का। तीसरा एग्जाम्पल आप कौन सा याद रखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल आप कौन सा याद रखोगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। पांचवा एग्जाम्पल आप कौन सा याद रखोगे, परक्लोरिक एसिड। ये 5 एग्जाम्पल आप याद रखो, ठीक है ना। आपके ज्यादातर काम ऊपर के 3 आएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आप लोगों को, H2SO4। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आप लोगों को, HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। हाइड्रोब्रोमिक एसिड का एग्जाम्पल क्या होता है, HBr। और परक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल क्या होता है, HClO4, ठीक है, HClO4। तो ये एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से याद रखना, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। इसको छोड़ के कुछ और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कि अभी अपने काम के नहीं है, ठीक है ना, वो आप 11th क्लास के अंदर सीखना। बाकी आप ये स्ट्रॉन्ग एसिड अच्छे से याद रखो, और अगर इसको छोड़ के आपके सामने कोई भी एसिड आ जाए, जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड CH3COOH स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो वीक है, अपनी इस लाइन में नहीं आ रहा है। तो इस कैटेगरी में आपको जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, इसको छोड़ के अगर आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो आप किस में डाल दोगे, वीक में डाल दोगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, जितने अपने काम के होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। चलो एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, बस इसके बाद तो आप लोगों के कोई एग्जाम्पल टकराएगा नहीं ऐसा। हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये आप और अच्छे से याद रखना, HI।
ठीक है, हाइड्रो आयोडिक एसिड। अब आपके कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं टकराएगा जो आपके आउट ऑफ सिलेबस चला जाए, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। हो गया बच्चों क्लियर? अब वीक एसिड क्या होते हैं? तो वीक एसिड क्या होंगे? तो ऐसे एसिड जिनके मॉलिक्यूल्स का कभी भी 100% ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे एसिड्स को पानी में डालोगे तो पानी में डालने के बाद इनके जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनका 100% डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा, मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली नहीं टूट पाएंगे, ठीक है, ऐसे एसिड्स को अपन क्या बोलेंगे? वीक एसिड्स। यहां पे आप अच्छे से ध्यान रखना कि यहां पे तो 100% डिसोसिएशन है और 100% डिसोसिएशन होने की वजह से काफी सारे आयंस प्रोड्यूस होंगे, लेकिन यहां पे अगर मैं वीक एसिड्स की बात करूं तो वीक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको अगर आप पानी में डालोगे तो पानी में डालने के बाद कभी भी इनका 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। और अगर 100% डिसोसिएशन नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स आप डालोगे जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाए और 100% टूट जाए, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। कम ही मॉलिक्यूल्स टूट पाते हैं तो 100% डिसोसिएशन नहीं हो पाता, तो वो कम आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या देंगे अपन? एसिड्स which undergoes partial dissociation, partial or incomplete dissociation to give less number of ions, ठीक है, कम आयंस प्रोड्यूस करेंगे। इसका मैं एग्जांपल आपको दे दूं तो आप देखो, मैंने आपको क्या बोला कि आपको यहां पे छोड़ के, है ना, जो भी एसिड बचते हैं सब इधर मानने हैं, तो आप एक ही एग्जांपल इसका सबसे मेन याद रखना है जो आपके काम आएगा। तो आपके सबसे ज्यादा काम आएगा एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसको अपन विनेगर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये विनेगर से मिलता है आपको। हो गया बच्चों क्लियर? तो ये है अपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का क्लासिफिकेशन। इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे ये दूसरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे तीसरा क्लासिफिकेशन चालू करते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन आज का, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स इनटू डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट। और ये आपको सबसे अच्छे से समझना है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से सुनना है और इसका मेथड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझना। देखो क्या समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स इनटू डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स इनटू डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट, ठीक है। देखो यहां पे तो क्या है, यहां पे डिफरेंस दोनों के बीच में सुनना अच्छे से। डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेट एसिड, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेट एसिड, ठीक है। दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि हम जब लेबोरेटरी में जाते हैं ना तो लेबोरेटरी में हमारे सामने एसिड्स की बोतल होती है और एसिड्स की बोतल के ऊपर लिखा हुआ होता है DIL डॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CONC डॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो है बच्चों डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेट एसिड। अब दोनों एसिड्स के बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है और कंसंट्रेट एसिड क्या होता है। तो आप एक बात ध्यान रखना, यहां पे दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किसके बेसिस पे है? याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर के बेसिस पे, ये ध्यान रखना। मतलब एसिड जो है, एसिड के अंदर कितना पानी मौजूद है, कितना वाटर मौजूद है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे दोनों के बीच में क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। एक बात आप अच्छे से याद रखना, देखो कभी भी एसिड को बिल्कुल 100% प्योर रखा नहीं जाता क्योंकि 100% प्योर एसिड रिएक्शन परफॉर्म करते नहीं है, ठीक है। अगर आपको एसिड की रिएक्शन परफॉर्म करवानी है तो आपको उसके अंदर पानी मिलाना ही पड़ेगा, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि लेबोरेटरी में कभी भी बिल्कुल प्योर एसिड्स नहीं रखे जाते,
उनके अंदर अब पानी मिलाया जाता ही है। अब एक बात ध्यान रखना कि तुम उसके अंदर कितना पानी मिला रहे हो, उसके बेसिस पे हम उसे बोलेंगे डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेट। अब देखो डाइल्यूट एसिड किसे कहा जाता है, ठीक है, डाइल्यूट एसिड किसे कहा जाता है? तो बच्चों डाइल्यूट एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसके अंदर पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको लिख के दिया, सुनना अच्छे से, 2% H2SO4 2% H2SO4 प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, 2% H2SO4 प्रेजेंट इन वाटर। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो एसिड है उस एसिड के अंदर केवल और केवल 2% क्या है, एसिड, और बाकी जो 98% है वो क्या है, वाटर। ठीक है, जो आपके सामने एसिड सॉल्यूशन है उसके अंदर केवल और केवल 2% एसिड है, और वो भी कौन सा एसिड है, H2SO4, और 98% क्या है, उसके अंदर पानी है। तो ध्यान रखना, ऐसे एसिड को अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। मतलब इसके अंदर एसिड की जो मात्रा है वो तो काफी कम है और पानी की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा है। हो गई बात क्लियर? तो डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, डाइल्यूट एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनके अंदर पानी की जो मात्रा होती है, मतलब वाटर का जो परसेंटेज होता है वो काफी ज्यादा होता है, और एसिड का जो परसेंटेज होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, याद रखना, आप सिंपल यहां पे लिख सकते हो, एसिड्स इन विच परसेंटेज ऑफ वाटर इज वेरी हाई। ठीक है, ऐसे एसिड्स जिनके अंदर अपने परसेंटेज ऑफ वाटर काफी ज्यादा होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। ठीक है, और एक शब्द आपको पता होना चाहिए हमेशा, डाइल्यूशन। बच्चों ये वर्ड आपको कहीं पे भी मिल जाए, डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, डाइल्यूशन शब्द का मतलब ही क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। मतलब आप किसी भी चीज के अंदर कितना पानी मिला रहे हो। जैसे कि मान लो डाइल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, अब शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पानी के अंदर आपने क्या मिला रखी है, शक्कर मिला रखी है। शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि पानी के अंदर आपने क्या मिला दी, शक्कर मिला दी। अब आप उसके अंदर और ज्यादा पानी मिला रहे हो। अगर आप लिख रहे हो डाइल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब यह है कि आप उसके अंदर और ज्यादा पानी मिला रहे हो। तो डाइल्यूट शब्द का मतलब ले देके डायरेक्ट आप किससे याद रखोगे, पानी से, है ना। डाइल्यूट का मतलब क्या है, जहां पे पानी काफी ज्यादा मौजूद है, और डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि आप उसके अंदर और ज्यादा पानी मिला रहे हो। हो गई ये बात क्लियर पूरी की पूरी, है ना। अब बात आ जाती है कंसंट्रेट एसिड की। तो कंसंट्रेट एसिड का मतलब क्या है, एसिड्स विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर, एसिड्स विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब ऐसे एसिड्स जिनके अंदर पानी का परसेंटेज काफी कम है, पानी की मात्रा काफी कम है, उनको अपन क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल 95% H2SO4 सॉल्यूशन, 95% H2SO4 सॉल्यूशन, ये लिखा मैंने। अब इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर 95% तो क्या है, H2SO4, और 5% क्या है, वाटर। तो पानी काफी कम है अब यहाँ पे, और एसिड का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है, 95%। तो ऐसे एसिड को मैं क्या बोलूंगा, कंसंट्रेट एसिड। आगे बात समझ में। तो डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेट एसिड के बीच में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, पानी के परसेंटेज का। यदि पानी का परसेंटेज काफी कम हो तो पानी का परसेंटेज यदि काफी कम हो तो कंसंट्रेट एसिड, और पानी का परसेंटेज काफी ज्यादा हो तो डाइल्यूट एसिड। हो गई बात क्लियर, है ना। तो दोनों में पानी के परसेंटेज का डिफरेंस है। और आप ध्यान रखना, किसी भी चीज में पानी मिलाना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइल्यूशन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूं कि डाइल्यूशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, लिखो। हाँ, तो ये आ गया आप लोगों को डाइल्यूट और कंसंट्रेट एसिड के बीच में डिफरेंस समझ में, ठीक है ना। पानी के परसेंटेज का डिफरेंस है बस। अब देखो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ये 10th क्लास में क्वेश्चन के हिसाब से काफी ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। हाउ वी कैन परफॉर्म डाइल्यूशन ऑफ एनी कंसंट्रेट एसिड, हाउ वी कैन परफॉर्म डाइल्यूशन ऑफ एनी कंसंट्रेट एसिड, मतलब किसी भी कंसंट्रेट एसिड का डाइल्यूशन आप कैसे कर सकते हो। ठीक है,
तो यहां पे मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, डाइल्यूशन ऑफ एनी कंसंट्रेट एसिड। बच्चों किसी भी कंसंट्रेट एसिड का डाइल्यूशन कैसे किया जाए, ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एनी कंसंट्रेट एसिड, किसी भी कंसंट्रेट एसिड का डाइल्यूशन हम कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको अभी, एडिशन ऑफ वाटर, मतलब किसी भी चीज के अंदर पानी मिलाना। डाइल्यूशन शब्द का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, डाइल्यूशन आपको कहीं पे भी दिखाई दे जाए तो डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर पानी मिक्स करना, पानी मिलाना, ठीक है। ये ध्यान रखना, डाइल्यूशन क्या होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डाइल्यूशन क्या होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है, याद रखना, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी या फिर हीट, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है या फिर हीट रिलीज होती है, ऐसे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना, सॉरी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, और डाइल्यूशन जो होता है वो हमेशा एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब जब भी आप किसी भी चीज में पानी मिलाओगे तो हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो आप अच्छे से याद रखना कि जो डाइल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब सुनो, अपन यहां पे क्या सीख रहे हैं, जो कंसंट्रेट एसिड होता है, कंसंट्रेट एसिड का डाइल्यूशन करना। आपको क्या करना है, जो कंसंट्रेट एसिड जो होता है ना, कंसंट्रेट एसिड का डाइल्यूशन करना है, मतलब उसमें पानी की मात्रा आपको बढ़ानी है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके होते हैं, ठीक है, याद रखना। डाइल्यूशन की अगर अपन बात करें तो डाइल्यूशन के हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। जो डाइल्यूशन होता है उसके दो मेथड्स यहाँ पे आते हैं। आपको क्या करना है, कंसंट्रेट एसिड के अंदर पानी मिलाना है, मतलब आपको पानी का परसेंटेज बढ़ाना है ताकि वो क्या हो जाए, डाइल्यूट बन जाए, है ना। कंसंट्रेट एसिड को आपको किस में चेंज करना है, डाइल्यूट एसिड में चेंज करना है। तो आपके पास देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सुनना अच्छे से, कि आप एक कंटेनर लो, ठीक है, आप एक कंटेनर लो, इसके अंदर आप क्या भर दो, एसिड भर दो, है ना। एक कंटेनर आपने लिया और उसके अंदर आपने क्या भर दिया, कंसंट्रेट एसिड। आपने कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर आपने क्या भर दिया, कंसंट्रेट एसिड, और आप ऊपर से पानी मिला रहे हो, ठीक है ना। आप ऊपर से क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो। और दूसरा मेथड क्या है, सुनना अच्छे से, कि आपने कंटेनर के अंदर क्या लिया, पानी लिया, आपने कंटेनर के अंदर क्या लिया, पानी लिया, और ऊपर से आप एसिड मिला रहे हो। आगे ना बात समझ में, दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है एक तरह का। इसमें तो आप एसिड के अंदर पानी मिला रहे हो और इसके अंदर आप पानी के अंदर एसिड मिला रहे हो। तो अगर आपको किसी भी कंसंट्रेट एसिड का डाइल्यूशन करना है तो कौन सा मेथड करेक्ट है, ठीक है, इसमें से कौन सा मेथड करेक्ट है, मतलब एसिड में पानी मिलाना करेक्ट है या पानी में एसिड मिलाना करेक्ट है। तो आप अच्छे से याद रखना, ये कभी नहीं करते अपन, हमेशा अपन ये करते हैं, मतलब एसिड के अंदर अपन कभी भी पानी नहीं मिलाते, हमेशा अपन क्या करते हैं, पानी में एसिड को मिलाते हैं, है ना। ये ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाली बात ध्यान रखना, हाईली एक्सोथर्मिक, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, समझना अच्छे से बच्चों। ये वाला जो प्रोसेस होता है ये इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इतनी ज्यादा हीट इसके अंदर रिलीज होती है कि वो जो पानी होता है ना, उस पानी को पूरा का पूरा स्टीम में चेंज कर देती है। और उससे क्या होता है कि एक साथ अपने ऊपर काफी ज्यादा पानी उछल के आता है, गरम गरम पानी, जिससे कि एसिड बर्न होने का चांस होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब इसके अंदर इतनी ज्यादा एक साथ भाप प्रोड्यूस होती है कि हम जल सकते हैं, ये वाली बात ध्यान रखना, मतलब इसके अंदर एसिड बर्न का चांस होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एसिड बर्न का चांस होता है तो इस प्रोसेस को कभी भी परफॉर्म नहीं किया जाता। जबकि अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो हीट रिलीज होगी वो कम होगी और धीरे धीरे होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप पानी के अंदर एसिड मिलाते जाओगे तो पानी के अंदर आप एसिड मिलाते जाओगे तो धीरे धीरे आप एसिड मिलाते जाओगे तो उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी धीरे धीरे होगी और उससे एसिड बर्न का जो खतरा होगा वो खत्म हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखना, कभी भी आपको एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना है, आपको हमेशा क्या करना है, पानी लेना है और पानी के अंदर एसिड मिलाना है।
यहाँ पे एक साथ काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से एसिड बर्न का चांस होता है, मतलब जलने का चांस होता है। यहाँ पे इतना ऐसा कोई चांस नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे जो हीट रिलीज होगी वो धीरे धीरे होगी, तो खतरा कम रहेगा, जलने का खतरा खत्म हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो बच्चों ये हो गया डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेट एसिड कंप्लीट, ठीक है। तो आया होगा आप लोगों को आज का समझ में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो रिएक्शन वाला लेक्चर होगा, जिसमें आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए। और रिएक्शंस याद होने के लिए आपको सबसे पहले क्या याद होने चाहिए? आयंस, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए आयंस को याद करके रखिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फॉर्मूले बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज का लेक्चर आप लोगों को आया होगा समझ में, ठीक है। काफी सिंपल लेक्चर था। तो लेक्चर बिल्कुल आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय।